हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय एवन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 10वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 6 IA और उसका ऑप्शनल क्वेश्चन केवल देखेंगे हम लोग। ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3 और 4। देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बोला है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा ये इसका सेंटर है। ठीक है, और इस पे बोला है कि इस सर्कल में किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, इसको मान लेते हैं P है। पूछा इस बाह्य बिंदु से अगर हमें इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी, एक टेंजेंट खींचना होगा, तो कितना खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए स्पर्श, ये बिंदु है, यहाँ से हमें स्पर्श रेखा जब हम वृत्त पर खींचेंगे तो वो यहाँ से ऐसे होते हुए जा सकता है ना, और दूसरी अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम तो ये यहाँ से ऐसे होते हुए जा सकता है। ठीक है, ये दो ही स्पर्श रेखा इसमें पॉसिबल है, यहाँ A हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया। तीसरी कोई स्पर्श रेखा इसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बाह्य बिंदु से अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है A, B, C और D। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3 है, फिर 7/2 है, फिर 7 है और 8 है। पूछा क्या है कि बिंदु 7,3 कोई भी पॉइंट देता है तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, x निर्देशांक होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, y निर्देशांक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग संख्या रेखा पे कैसे होगा। जैसे ये हमारा x अक्ष होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, y अक्ष होती है ना। तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट हमारा 0 होता है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। मैक्सिमम 8 तक हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 7 तक गया है। फिर y अक्ष पर मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 3 तक। तो 1 मान लेते हैं, इधर 2 और इधर क्या 3। तब ये बिंदु इस समतल में कहाँ मिलेगा, 7,3। तो x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 3। तो हम इसको दोनों को आगे बढ़ाएंगे ऐसे सीधी लाइन में। ये दोनों जहां कहीं भी एक दूसरे को कट करेंगे या टच करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 7,3। तो ये पॉइंट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बिंदु है 7,3 यानी ये पॉइंट 7,3 यहाँ पर है। बोला है कि इसका y अक्ष से दूरी कितना होगा। तो ये हमारा y अक्ष होता है, तो यहाँ से इस y अक्ष से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, तो x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी होगी, वही उतनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट का इस अक्ष से कितना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी सब जगह होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ से कितना दूरी चला है, 7 डिजिट, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो y अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर ये बिंदु है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को पूछा होता कि ये बिंदु जो है x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये x अक्ष ये होता है हमारा, इससे ये कितना दूरी पर है, तो ये जितना दूरी यहाँ पे चला है उतना ही दूरी यहाँ पर है। तो यहाँ पे 3 इकाई दूरी चला है, तो यहाँ से भी 3 इकाई दूरी होता है। ठीक, समझेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है कि यदि P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा हो तो cosec थीटा का मान होगा, cosec थीटा का मान होगा। ठीक है, आइए इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में है अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल अपॉन q। ऑप्शन बी है अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p। ऑप्शन सी है p अपॉन अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ऑप्शन डी है q अपॉन अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं हल करना।
तो हमें गिवन है कि पी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, क्यू कॉस थीटा है। ठीक है, काम करते हैं, कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं, पी को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर क्यू पहले से था, ये पी इसके साथ इंटू में है, उधर भेजेंगे क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो अपान में क्या हो जाएगा, पी। अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, जहां हमें ये दिखेगा उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, क्यू अपान पी है। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बटा कक्का में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि साइन थीटा मानते हैं, इधर क्या होता है कॉस थीटा, फिर इधर क्या होता है टेन थीटा, फिर इधर होता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में इधर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा तो एल अपान ए, एल अपान ए का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है ना, जहाँ पे ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, और यहाँ पे ये कोण मान लेते हैं थीटा बन रहा है, तब इसका लंब और आधार कितना होगा, तो लंब होगा यहाँ पे क्यू और आधार क्या होगा पी। तो हम यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे, इसका पाइथागोरस यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना है, लंब हमें दिया है क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्यू का स्क्वायर, आधार पी दिया है तो लिखेंगे पी का स्क्वायर। ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो के इक्वल टू जाएगा अंडर रूट में कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए उससे। ठीक है, ये जो कर्ण आया है ये हमारा अंडर रूट में क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना था किसकी वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा है कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से क्या होगा के बाई एल, जैसे कोसेक यहाँ है तो इधर से नीचे लिखेंगे, नीचे से तो क्या लिखेंगे के बाई एल। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है अंडर रूट में क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपन लंब कितना है, लंब है हमारे पास क्यू, तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में क्या क्यू, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में क्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ही सही हो गया है, बाकी यहाँ पी है, यहाँ उल्टा दिया है सब। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है सही होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है यहाँ पे कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan है ना 3 डिग्री इंटू tan ऐसे ही 4 डिग्री है ना इंटू tan डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में लिखा है tan 88 डिग्री इंटू tan है ना 89 डिग्री, कुछ इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी और डी। चारों ऑप्शन में पहला दिया है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/√2, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं tan 1 है ना tan 2 tan 3 है ना डॉट 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 कितना है tan 88 इंटू tan 89 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को किनारे से ऐसे लेते चले है ना tan 1 के साथ 89, tan 2 के साथ 88, ऐसे 3 के साथ 87 है ना, तो हम क्या लिख पाएंगे इसको हम लिखेंगे tan 1 इंटू tan 89 ना, लास्ट नंबर के साथ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे tan 2 इंटू tan 88। ठीक, इसी तरीके से हम tan 3 अगर लेते हैं तो उधर से हमारा 88 के पहले कौन सा नंबर आएगा 87 आएगा। फिर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि इनका मिड टर्म क्या होगा। मिड टर्म निकालने के लिए लास्ट 1 से स्टार्ट हुआ था 89 तक गया था, तो 89 में ऐसा करिए कि एक और ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा टोटल 90 का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती जाएगी, ये प्रक्रिया चलती जाएगी हमारी 44 तक 45 तक। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि 43 है ना इंटू में क्या 43 इंटू 47 हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो बचेगा 44 है ना इंटू 46 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा बीच में बच जाएगा, एक ही बचेगा बीच में 45।
ठीक है। फिर एंड से इन सभी नंबरों को एक साथ देख के जोड़ के देखा कि 90 कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे 89 + 1 90 हो गया, 88 + 2 90 हो गया, 87 + 3 90 हो गया, या 43 + 70 47 90 हो गया, 44 + 46 90 हो गया, 45 यहाँ अकेला बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमें हमने ऐसा क्यों किया, हमको देखना होगा कि यहाँ पे हमें चेंज करना होगा कि 10 को 1 को चेंज कर दीजिए चाहे 89 को। ठीक है, अगर हम 10 1 को चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10 1 को क्या हम 90 - 89 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बाकी हमारा बगल में क्या है 10 89 जगह तो लिखेंगे इसको। ठीक, उसी तरीके से 10 2 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 90 - 88, क्योंकि 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर बगल में हमारा 10 88 पहले से था वो रहेगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे 10 3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 - 87। ठीक है, उसके बगल में हमारा क्या था 87 पहले से था, 10 87 वो रहेगा हमारा। ठीक है, फिर ऐसे ही डॉट जाता रहेगा। यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे, बीच का सारे नंबर छोड़ें तो एक नंबर हम और इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, 10 44 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 90 - 46, क्योंकि 90 में से 46 माइनस करेंगे तो 44 आएगा, इंटू में 10 46 पहले से था, और ये 10 45 हमारा पहले से है। ठीक है, देखिए 10 90 - थीटा हमारा एक फार्मूला होता है कि 10 90 - थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये फर्स्ट यहाँ देखिए 10 90 - थीटा, थीटा के स्थान पे ये है, ये चेंज होकर cot थीटा हो जाता है ना, तो ये जाएगा cot 89 इंटू में 10 89। ठीक, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी 10 90 - थीटा है, थीटा के स्थान पे 88 है, ये चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे cot 88 इंटू 10 88। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 10 नहीं cot होगा ना, 10 90 - थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ये जाएगा cot 87 इंटू में क्या 10 87। ठीक, फिर ऐसे डॉट 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 लास्ट में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cot 46 इंटू में ये 10 46, और लास्ट में बचेगा कौन 10 45। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है कि अगर tan थीटा हो और इंटू cot थीटा हो तो इसका आंसर हमेशा एक होता है। हमें ध्यान ये रखना होता है tan और cot होने चाहिए और यहाँ पे थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक, तो जैसे यहाँ tan और cot है ना, यहाँ tan यहाँ cot दोनों का थीटा सेम है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। इसका भी आंसर देखिए, दोनों जगह tan और cot है और थीटा भी हमारा दोनों जगह क्या है सेम है, इसका भी आंसर एक आएगा। वैसे इसका भी आंसर क्या आएगा एक आएगा, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। और यहाँ 46 यहाँ देखिए cot 46 या tan 46, थीटा दोनों जगह सेम है, एक tan एक cot है, इसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा, इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हर जगह एक आया है 1 आया है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम हर एक में मतलब 1 में करते जाएंगे ऐसे तो 1 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 का कितनी बार भी कर दें आंसर 1 आता है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ बोला है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x - q = 0 के मूल बराबर हो तो q का मान होगा, ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या है। ऑप्शन ए बी सी और डी, हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -25/12, दूसरा ऑप्शन है -25/9, तीसरा ऑप्शन है 9/25, चौथा ऑप्शन है -12/25। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 5x - q = 0 है। बोला है क्वेश्चन में कि इसके मूल बराबर है। देखिए बेटा, अगर मूल बराबर होते हैं, मूलों का लक्षण होता है। ठीक है, मूल हम लोगों ने मूलों के बारे में पहले भी बात किया था कि अगर मूलों के मूल बराबर हो, है ना, अगर मूल दिया हो पहले से कि मूल हमारा क्या है बराबर है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत d का मान 0 हो जाता है और d का मान होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac को हल करने पर कितना हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम abc का वैल्यू निकालेंगे, हम इसका तुलना कराएंगे किसके साथ, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो लिखेंगे x² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे
तुलना करने पर, है ना, जब हम इसका तुलना कराएंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस क्यू लिखेंगे। क्यों, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू 3 हो गई, एक्स की जगह पे एक्स है, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की जगह पे माइनस क्यू है। चिन्हों के साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस था, हमने ध्यान नहीं दिया, जब प्लस लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत है, लेकिन माइनस लिखना होता है, ठीक है। यहाँ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अब क्योंकि ये बोला है मूल बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या है इसका मूल क्या है, बराबर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d बराबर क्या होगा, 0, और d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब b की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का हो गया, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ a की जगह पे 3 रखेंगे, c की वैल्यू हमारा माइनस q है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस q बराबर क्या, 0, ठीक है। आइए देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस का बड़ा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 क्यू बराबर क्या हो गया, 0। ये 25 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 12 क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 12 क्यू इक्वल टू कितना, माइनस 25, ठीक है। और ये 12 गुणा में उधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा, तो जाएगा माइनस 25 बटा कितना, 12, तो क्यू का मान हो जाएगा हमारा माइनस 25 बटा 12, और हमसे क्यू का ही मान पूछा था। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे कहाँ पे है ये, माइनस 25 बटा 12, पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 5 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है समांतर श्रेणी, है ना, बोला है समांतर श्रेणी माइनस 62 कमा माइनस 59 कमा डॉट 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 कमा 7 कमा 10 का 11वां पद होगा, का 11वां पद होगा, पूछा इसका 11वां पद क्या होगा। यहाँ ऑप्शन लिखा है ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में है माइनस 34, बी में है माइनस 32, सी में है माइनस 30 और डी में है माइनस 28, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले हम इस श्रेणी को लिख लेंगे, माइनस 62 माइनस 59 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 7 कामा 10 है। ये बोल दिया है कि किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, प्रथम पद, उसको हम ए से शो कराते हैं, तो ए इक्वल टू कितना है, माइनस 62। समांतर श्रेणी का सार्वंतर हम निकालते हैं डी, डी का मान हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना होता है, तो माइनस 59 में से हम माइनस कर लेंगे किसको, माइनस 62 को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 59 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 62 हो जाएगा, 62 में से हमसे घटाएंगे कितना आएगा, 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का मान हमारे पास 62 है। तो हमसे पूछा है इसका 11वां पद, यानी हमें यन का मान, पदों की संख्या कितना दे दिया, 11, यन का मान भी हमें पता हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब लिखेंगे इसको एनवां पद का फार्मूला हमारा, है ना। तो एनवां पद का फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे एनवां पद के लिए एन का मान 11 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे ए 11 बराबर, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है भाई, माइनस 62 है, ठीक है, प्लस एन, एन की वैल्यू है 11, 11 यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे 11 माइनस 1, ठीक है, गुणे डी, डी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जाएगा माइनस 62 प्लस 11 में से गया कितना हो गया, 10 गुणे 3, तो जाएगा माइनस 62 प्लस 10 दिया 30, माइनस 62 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 32, माने उस समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या आएगा, माइनस 32 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, चलिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7वां है, ठीक है, 6 तक हो गया है, 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में बोला है कि यदि पीई
इक्वल टू कितना है 0.05, ठीक है। तो हमसे पूछा है पी ई बार का मान होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है ए बी सी और डी। यहाँ पे ऑप्शन ए में है 0.92, ऑप्शन बी में है 0.93, ऑप्शन सी में है 0.94, ऑप्शन डी में है 0.95, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रायिकता के चैप्टर से क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है ना हमारा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। वो फार्मूला क्या होता है कि यदि किसी कार्य के होने और ना होने की घटना हमेशा एक होती है, ठीक है। जैसे ई अगर कोई कार्य या घटना है तो उस कार्य के घटित होने की प्रायिकता और उस कार्य के घटित, ये डैश का मतलब है कि वो कार्य घटित नहीं हो रहा है, तो उस कार्य के घटित होने की प्रायिकता और उस कार्य के घटित ना होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है, ठीक है बच्चों। तो उसमें कार्य के होने की, घटित होने की प्रायिकता हमें दिया हुआ है 0.05, इसका वैल्यू दिया है 0.05 और इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। ये प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में जाएगा, तो फिर ये बार इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 0.05। तो इसको माइनस कर लेंगे। देखिए 1 में से अगर हम 0.05 माइनस कर लेंगे तो ये 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर ये 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 0.95। तो पी ई बार इक्वल टू जाएगा हमारा 0.95, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे 0.95 आ रहा है, बाकी जगह पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ, ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि ये ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है ये, ठीक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला है एक थैले में 3 लाल, है ना, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3/8 है, ऑप्शन बी है 5/8 है, ऑप्शन सी है 3/5 है, और ऑप्शन डी है 1/2 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। मान लेते हैं कोई थैला है, मान लेते हैं हमारा कोई बॉक्स है, उसमें 3 लाल रंग का गेंद है, 3 कितने गेंद है, लाल रंग की गेंद है, और 5 काले रंग की गेंद है। तो 5 गेंद कैसी है, काली है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछा है। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुल कितनी गेंदे हैं, ठीक है, कुल गेंदे हैं 8, क्योंकि 5 लाल, 3 लाल और 5 काली है, तो टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्रायिकता हम लोगों ने पूछा था लाल होने की प्रायिकता, तो पी लाल मतलब लाल होने की प्रायिकता के लिए हम लोग लिखेंगे, फार्मूला हमारा होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम, है ना, बटा में क्या कुल परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल, देखिए लाल रंग की गेंद कितनी है, टोटल 3 है ना, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम 3, और टोटल गेंद की संख्या कितनी है 8 है, तो 3/8 हो जाएगा इसका। मतलब लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अगर यही प्रायिकता पूछा होता काली होने की, तो 5/8 हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर 3/8 सही है। तो 3/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि चित्र में, है ना, यहाँ बोला है चित्र में डी समांतर है बीसी के, तो सी की माप क्या होगी, तो सी की माप क्या होगी। तो आइए देखते हैं, पहले फिगर हमारा पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास कि 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी है 5.0 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले फिगर हम बना लेते हैं। हमारे पास फिगर क्या है, ये रहा फिगर, चित्र है इसे, ठीक है। चित्र में यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, ठीक। चलिए ये डी और ई हो गया। यहाँ पे दिया है 1.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है बेटा 3.9 सेंटीमीटर, है ना। तो हमसे पूछा किसका वैल्यू है, सी का मान, सी का मान यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछी, मान लेते हैं एक्स है वो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। हमसे बोल दिया है कि डी बीसी के समांतर है। देखिए हम लोगों ने एक बात पढ़ा था ट्रायंगल में कि यदि किसी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो समांतर रेखा खींचते हैं तो वो रेखा दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और ये इस प्रतिच्छेद करता है तो उनके द्वारा जो बनने वाले अनुपात होते हैं भुजाओं के वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक। तो जब ये समांतर हो गया तो यहाँ थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, AD अपान DB बराबर होगा किसके, AE अपान EC के, ठीक। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय से हम इसको लिख देंगे। AD की वैल्यू दिया है 1.3 तो 1.3 लिखेंगे, DB की वैल्यू है 3.9 और AE की वैल्यू है 1.5 तो पूछा है EC की वैल्यू क्या होगी, x है, ठीक। तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर यहाँ देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा कितना 13/39 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा x। 13 कम 13 13 3 39 होता है, तो हमारे पास बचेगा कितना 1/3 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा x होगा, और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 15 3 45 होता है तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है चित्र में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि चित्र में त्रिभुज MNL है ना, चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PQR में कोण N इक्वल टू कोण Q इक्वल टू 70 डिग्री है, ठीक है। MN इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, MN इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, MN इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर तथा QR है ना, QR इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही होगा, तो निम्नलिखित में सही होगा, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि त्रिभुज NML समरूप होगा त्रिभुज QPR के, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है त्रिभुज NML समरूप होगा त्रिभुज QRP के। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज NML समरूप होगा त्रिभुज PQR के और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक। और फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे यहाँ पे लिखा है M, यहाँ N, यहाँ L और ये 3 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोण 70 अंश का बनाया है। फिर दूसरा त्रिभुज है छोटा सा बनाया है ना, तो आप भी छोटा सा बना लीजिए, ठीक। यहाँ पे बोला है कि ये P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है, ठीक है। और हमें बोला है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि कोण ये 70 डिग्री है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए ये समरूप सिद्ध करना है, क्योंकि बीच में समरूप का चिन्ह लगाया तो समरूप सिद्ध करना है। समरूपता के 4 सिद्ध करने के 4 रूल हम लोगों ने पढ़े थे, AA, ट्रिपल एस और SAS मतलब साइड एंगल साइड। तो हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा रूल लग सकता है। एक ही कोण दिया है तो AA तो नहीं लगेगा, तो AAA भी नहीं लगेगा, 2 ही भुजा दिया है, तीसरी भुजा दिया नहीं तो SSS भी नहीं लगेगा, ठीक। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा रूल लगेगा, चौथा रूल लगेगा SAS। अब SAS को हम कैसे लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं बराबर है कि नहीं, तो 3 का अनुपात और इसका 4.5 का अनुपात देखना होगा किसके साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए 3 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 3 का आधा 1.5 होता है, और 45 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 45 का 3 मतलब 3 1/3 15 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, इनमें देखेंगे तो इनका और इनका अनुपात बराबर हो रहा है और मध्य का बना कोण, उनके बीच में बना कोण 70-70 दोनों में है, ठीक। इसका मतलब हम पहले रेशियो निकालेंगे, तो यानी हम MN है ना अपान क्या निकालेंगे PQ, तो MN की वैल्यू है 3, PQ की वैल्यू 2, कट करेंगे तो ये कितना है 1.5, ठीक। तो यहाँ या 3/2 रहने देते हैं है ना, ठीक है। और इसके बाद हम निकालेंगे ML अपान QR, ML अपान QR, तो ML की वैल्यू है 4.5 और QR की वैल्यू है 3, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर जाएगा 45, नीचे जाएगा 3, तो 45 और 30 हो जाएगा, काटेंगे 15 3 45, 15 दूना 30, तो 3/2 इसका भी आया, इसका भी अनुपात 3/2 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि MN अपान PQ है ना, ये MN अपान PQ बराबर है किसके, ML अपान QR के, ML अपान QR के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3/2 था, इसका भी वैल्यू 3/2 था, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कोण M और कोण Q, एंगल M और एंगल Q
इक्वल टू कितना है 70 डिग्री है ना। तो दो भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनके मध्य का बना कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल समरूप होगा। ठीक, अब समरूप है तो लिखने का ढंग क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें एनएमएल और एनएमएल लिखा है, इस ट्रायंगल को उसने फिक्स कर लिया है कि एनएमएल ही रहेगा। चलिए हम भी फिक्स कर लेते हैं, ट्रायंगल एनएमएल हमने लिख लिया, समरूप होगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल को आपकी इच्छा जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए, लेकिन सेकंड ट्रायंगल को आप इसके हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक, जैसे इसको लिखेंगे वैसे इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट किया गया है। यहाँ एन एम एल की तरफ चले थे, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा से 70 डिग्री की तरफ चले थे, फिर 70 डिग्री से 4.5 डिग्री मतलब पॉइंट सेंटीमीटर भुजा की तरफ चले थे। तो हमें भी 3 के साथ किसका अनुपात लिए थे, 2 का। तो हम यहाँ से चलेंगे पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी। देखिए 3 यहाँ से हम लोग चले थे 3 की तरफ, फिर 4.5 की तरफ चले थे और 70 बीच में आ रहा था हमारा। तो यहाँ से भी हम ऐसे चलेंगे, 3 का अनुपात किसके साथ था, 2 के साथ था। तो हम यहाँ पे पी क्यू और आर लिखेंगे 3 की तरफ, 4.5 के साथ किसका अनुपात था, 3 के साथ था। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर, किस रूल से हो रहा है, तो बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एनएमएल पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया होगा उम्मीद है। ये क्वेश्चन जो समरूप वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें बस एक बात का खास ख्याल रखना होता है आप लोग को। तो क्या रखना होगा, इस ट्रायंगल को आपकी मर्जी जैसे वैसे लिखो, है ना। जैसे मान लो ये तो हो गया आपका ऑप्शन में चूंकि एनएमएल से स्टार्ट किया था तो इसलिए हमने एनएमएल से लिखा। अगर उस तरीके से मान लो अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए एम एन एल करके, है ना, ट्रायंगल हमने लिख लिया एम एन एल। समरूप कैसे लिखेंगे अब इसमें, अब इसमें हम पी की बार नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। देखिए हम लोग 70 जहां पे कोण बन रहा है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं इसमें भी हम 70 जहां बन रहा है कोण वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब किधर चलेंगे, इधर की इधर, वो डिसाइड करेगा। ये भुजा 3 के साथ किसका अनुपात था, 2 का, तो हम 3 की तरफ चल रहे हैं तो इसमें भी हम 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे ऐसे, इधर से चले थे ना एम एन एल, है ना, तो यहाँ एम एन एल लिख दिया। तो हम यहाँ से 2 की तरफ चलेंगे ना, क्यू पी आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी आर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इस शीर्ष से, ठीक है, एल एन एम कर लेते हैं। ठीक, त्रिभुज एल एन एम कर लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अगर ये एल एन एम है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें इसको लिखना होगा। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ एल से चलना स्टार्ट किया तो हम इस साइड पे चले थे, एल के बाद एन चले थे, जिधर भी कोई इसकी लंबाई नहीं दी है, तो हमें भी उसमें उस शीर्ष से स्टार्ट करना होगा जहां पे उसके साथ ये वाली साइड जुड़ी हो और इधर एक साइड खाली हो, है ना। तो 4.5 के साथ अनुपात हमने 3 का लिया था, है ना, और एक साइड खाली होनी चाहिए, यानी आर से स्टार्ट करना होगा हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चले थे खाली साइड की तरफ, फिर यहाँ पे मतलब जहाँ कोई भी इसका माप नहीं दिया उधर चले थे, फिर 3 की तरफ चले थे। तो इधर भी हम खाली तरफ चलेंगे, इधर कोई माप नहीं दिया होगा, फिर हम 3 का अनुपात 2 के साथ यही थे। तो क्या लिखेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू लिखेंगे। समझ में आई बात, उम्मीद है समझ आया होगा ये कैसे बन जा रहा है। आप अगर इसको मिलाएंगे तो हर जगह से सेम ही लिखेगा। देखिए एन एम एल, है ना, तो यहाँ पी क्यू आर था। ठीक, अगर हमने यहाँ से चेंज किया एन एम एल, है ना, एन एम एल, तो यहाँ से हमें लिखना होगा पी क्यू आर, लिख रहा है। फिर यहाँ देखिए एन एम एल, तो यहाँ पे लिखेगा पी क्यू आर। मतलब ये क्रम कभी खराब नहीं होता, जैसे जिस क्रम में हम यहाँ लिखे हैं वो हर जगह उसी क्रम में मिलेगा हमें, बस नाम अलग अलग दिखने में होगा, बट उसको अगर हम लिखेंगे अनुपात में तो रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी तीनों तरफ से, चाहे जैसे लिख दें। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर व्यास की 1/2 सेंटीमीटर व्यास की गोलिका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ केवल पृष्ठ होगा लिखा है, तो उसका मतलब यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी है हमारे पास। पहला ऑप्शन है π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब में से पाई को हटाया नहीं है, तो हमें भी क्वेश्चन में जब हल करेंगे तो पाई को हटाना नहीं है। ठीक है, देखिए व्यास दिया है यानी डी का मान दिया है 1/2, तो हमें पहले त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक, व्यास हमारा होता है 1/2 दिया है, उसका आधा करेंगे तो 2/1 कर लेंगे। किनारे का गुणा किनारे कर लेंगे, बीच का गुणा बीच में, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 दूना 4। वैसे भी आप जानते होंगे कि 1/2 का हाफ कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई
आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जाएगा 4 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई इंटू 1/4 स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिख देंगे, 1/4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 5/4, ये सेंटीमीटर में था तो लिखेंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एरिया चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी आकृति का एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है मतलब 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो संगत चाप की माप होगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है ए बी सी और डी। इसमें पहला ऑप्शन है π/4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है π/3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है π/2 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये बोला क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिज्या हो गया, मतलब सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे किसी चाप द्वारा, मान लेते हैं ये चाप द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक। कोण बन रहा है तो संगत चाप की माप क्या होगी, है ना। त्रिज्या को हम R से शो कराते हैं और R की वैल्यू 6 दे दिया है, तो इसकी भी वैल्यू 6 है। यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, चाप की लंबाई हमें नहीं मालूम तो उसको हम L मान लेते हैं, ठीक। चाप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, त्रिज्यखंड है ना का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो था हमारे पास θ/360 है ना इंटू πr स्क्वायर था, ठीक। और त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला और होता है, जब उसका त्रिज्या और चाप दिया हो तो होता है 1/2 इंटू L इंटू R होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, थीटा का मान 30 इंटू 360 इंटू पाई, आर का मान कितना दिया था 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें पता है 6 रख देंगे, इसको बाकी कट कर लेंगे, 30 से कट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 12 3 36 होता है, फिर 2 से कट कर लेंगे 6 बार में कट जाएगा, और 6 से 1 तो 6 कट जाएगा उधर, तो यहाँ बचेगा क्या, L इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 लिखेंगे, इधर हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ से 1 6 कट गया था, 1 6 बचा है तो 6 लिखेंगे, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई सेंटीमीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास L/R होता है, थीटा हमारा डिग्री में दिया है यहाँ 30 डिग्री, जबकि हम जब ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है फार्मूला, और ये कोण जो होता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले 30 डिग्री को हम रेडियन बदलेंगे, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से पूरा कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 छका 18 कितना आएगा π/6, क्योंकि 0 0 काट देंगे, 3 छका 18 π/6 हो गया। यहाँ थीटा का वैल्यू हम डिग्री में नहीं लिखते हैं, यहाँ थीटा का वैल्यू हम हमेशा रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन में वैल्यू कितनी आई π/6, तो यहाँ थीटा की वैल्यू π/6 हो गया, और L की वैल्यू हमें नहीं मालूम, R की वैल्यू हमें 6 दिया है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा L इक्वल टू कितना पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप उससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट हमारा फाइनल आंसर पाई रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा पाई, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, ठीक। देखिएगा इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पे त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ये चाप द्वारा 30 अंश का कोण यहाँ बनता है केंद्र पर, तो संगत चाप की लंबाई, ये L का मान पूछा है, तो फार्मूला होता है हमारा चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 इंटू 2 पाई R होता है। यहाँ थीटा का मान 30 अंश दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 30/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू R का मान 6, फिर 0 जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 3 दूना 6 12, फिर 6 एकम 6 6 दूना 12, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चाप की लंबाई L का मान कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के
तो एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की माप होगी, तो पी क्यू की माप होगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन लिखा है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, तीसरा है 8.5 सेंटीमीटर और चौथा है कड़ी में 119 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, मतलब ये त्रिज्या ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, वृत्त के केंद्र हो गए। ये वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। ठीक है, मान लेते हैं इस वृत्त के इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा से खींची गई है। ठीक, पी क्यू है जिसका नाम केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, क्यू है। ये पॉइंट केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से कहाँ मिलती है, बिंदु क्यू पर मिलती है। तो बोला है यदि ओ क्यू बराबर 12 है, ये ओ है, यहाँ से ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा है कि पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, हमको इसकी लंबाई बतानी है। तो हम इसको यहाँ से ही जोड़ देते हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बतानी है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, और त्रिज्या यहाँ पे दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी त्रिज्या ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई हम स्पर्श लाइन स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, है ना, तो यहाँ केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिलाने वाली बिंदु, मतलब इस स्पर्श केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण इधर भी, 90 अंश का कोण इधर भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये 90 अंश का कोण बनाएगा तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, पाइथागोरस, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर हो जाएगा किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण इसमें देखिए 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और आधार कितना है ये मालूम नहीं, x है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस x का स्क्वायर। ये 25 प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो लिखेंगे 144 माइनस 25 बराबर x का स्क्वायर। इसका इधर से हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इसको माइनस कर लीजिए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 2 गया 11, तो 119, तो x की वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लोग चलते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। ठीक है, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 13, बी है 26, सी है 28 और डी है 39। ठीक है, HCF पूछा है तो छोटा नंबर में बड़े नंबर से भाग विधि से कर लेंगे, भाग करके। तो हम 78 का भाग करेंगे किसमें, 182 में। तो अब 78 में पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 182 से अधिक ना हो। पहाड़ा अगर 78 का नहीं आता है तो एक प्लेस इसका बंद कर लीजिए, तो यहाँ 7 दिखेगा, एक प्लेस इसका भी बंद कर लीजिए, इधर 18 दिखेगा। 7 का टेबल पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 18 से अधिक ना हो। 7 दूना 14 होता है, 2 लिखेंगे। अब इस 2 का गुणा यहाँ करके इनके आगे लिख देंगे। 8 दूना 16 के 86 लाया 1, 7 दूना 14 1 15, तो 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, और ये कट गया, खत्म हो गया 0। फिर 26 जो बचेगा शेषफल, उसमें हम 78 में, उससे हम 78 में भाग कर लेंगे। 26 दूना 52, 26 दिया 78 होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, सारा कट गया। तो ये जो बचता है यहाँ पे, यही हमारा HCF या मस होता है। ठीक है, हमसे पूछा था इन दोनों का HCF क्या होगा, तो 26 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये हमारा HCF होता है, यहाँ पे जो आता है वो, ये नहीं, ये वाला। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ लास्ट हमारा भाजक जब जो होता है, जिसका जब शेषफल 0 हो जाए तो लास्ट भाजक जो होता है ना, तो जिससे भाग करते हैं, ठीक, वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
यहाँ ऑप्शन लिखा है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए है 54.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 56.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 56.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। बोला है बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है। तो पहले हम एक बेलन, एक सिलेंडर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं हमारा सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या स्मॉल आर है और आर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, आर की वैल्यू 3.5 दिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3.5 है। यानी उसकी ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया है, 8.4 सेंटीमीटर। कितना लिखा है, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर की वैल्यू कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, और यह ऊंचाई की वैल्यू कितना दे दिया है, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। तो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 दिया है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 8.4 है। इसी को सॉल्व कर लेना है केवल। देखिए पाई को रहने देते हैं, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 35 गुना 70 होता है, तो 7.0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव भी लगेगा, इंटू में 8.4, ठीक। तो फिर पाई इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 4 जा 28 मतलब 28 का 8 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 8 7 56 और 2 58 हो जाएगा, और पॉइंट एक स्थान के बाद लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 58.8 सेंटीमीटर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक। यहाँ बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन में लिखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा है 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे ये सेंटर है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या की लंबाई है, तो ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हर जगह क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। और केंद्र पे बना कोण कितना है, यहाँ पे 60 अंश का है। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी हमें इसी का एरिया बताना है, यहाँ से ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू 60 अंश दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 अंश, है ना, और आर की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 60/360 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, मतलब 6 कम 6 6 6 36, तो 1/6 इंटू पाई इंटू 4, 2 बार हम लिख देंगे 4 इंटू 4, 2 3 6, फिर 2 दूना 4, और ये 4 गुना 8 हो जाएगा, बटा में ये 3 है, और बगल में क्या है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका एरिया कितना होगा, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। बोला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का विकर्ण होगा। यहाँ ऑप्शन लिखा है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में है -4, ऑप्शन बी में है +5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। चलिए ये देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या कर लेंगे, तुलना करने पर जैसे हम इसमें तुलना कराएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 1, यहाँ x की वैल्यू x है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी 1, और c की वैल्यू यहाँ -1 पहले से है, तो c की वैल्यू कितनी हुई -1। और ये जो पूछा है विविक्तीकर क्या होगा, तो विविक्तीकर को हम लोग d से शो कराते हैं, ठीक है। और d बराबर हमारा फार्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही हमें बताना है। चलिए डी बराबर हम क्या लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 तो 4 हो गया, 4 एक कितना हो गया 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, प्लस इसके आगे कुछ नहीं लगाया तो प्लस है। ठीक, तो उम्मीद समझ आया होगा, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, कि इस द्विघात समीकरण बोला है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा, के मूलों का योगफल होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है -2, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 1 और 2। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमें जो दिखा है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। पहले आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था सीधे सीधे कि मूलों का योगफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, है ना, गुणांक का मतलब एक्स में किसका गुणा हुआ है अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सूत्र का, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे -4 है, तो हम लिखेंगे -4 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अपान 4 आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ बात, तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बट इसको थोड़ा सा ये आरोही क्रम में लिखा है, तो हम इसको थोड़ा सा अवरोही क्रम में लिखेंगे, जब घटते क्रम में। तो पहले हम 4x स्क्वायर को लिखेंगे, -4x लिखेंगे, +1 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम फिर फार्मूला वही लगाएंगे, मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक और सूत्र है, जैसे इसका तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी बराबर 0 से अगर हम करेंगे तुलना, तो जब तुलना कराएंगे तो ए की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 4, एक्स की जगह पे एक्स है, बी की वैल्यू कितनी जाएगी -4, सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मान लेते हैं इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है -4 अपान a का वैल्यू कितना है 4, तो ये जाएगा 4 अपान 4 कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1 आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लें तो चाहे ऐसे कर लें, दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 है, 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर बोला है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, है ना, बोला है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है कि 24.62, दूसरा ऑप्शन है 26.66, तीसरा ऑप्शन है 28.64, चौथा ऑप्शन है 30.50। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहले तो इसको हम सारणी लिख लेते हैं, क्या है ना, सारणी हमारे पास ऐसे बनाया हुआ है, 2 सारणी बनाई है तालिका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, ये क्या है वर्ग अंतराल, और दूसरी तरफ यहाँ लिखा है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक, लिखा है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, है ना, और 40 से 50। ठीक है, ये हमारा लिखा है। यहाँ बारंबारता दिया हुआ है 4, 7, 5, 8 और 6। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसका माध्य निकालना है ना, तो हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम लिखेंगे ऐसे वर्ग अंतराल का, है ना, और दूसरा कॉलम हमारा होगा इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा, तो वर्ग अंतराल हमारा क्या था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और इसकी बारंबारता दी हुई है 4, 7, 5, 8 और 6। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वर्ग चिन्ह या x की वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये f की वैल्यू दिया हुआ है ना, तो वर्ग चिन्ह x की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हमने बताया था कि x बराबर क्या होता है निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2 होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतराल होता है, इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा या लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं उच्च सीमा या अपर लिमिट। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ 10 प्लस 0 कितना होगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5, और फिर 20, 10, 30, 30 का आधा कितना होगा 15। देखिए एक बार क्या होता है कि हम एक बार हम मतलब यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितने का अंतर है। 10 का अंतर है तो बस इसमें 10 जोड़ते जाइए, 5, 10, 15, 15, 10,
25, 25 10 35 और 35 10 45। ठीक, ये x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें एक कॉलम और बनानी होगी जिसमें हम निकालते हैं f इंटू एक्स, है ना। तो f इंटू एक्स, क्योंकि हमारा जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f होता है। तो पहले हम f इंटू एक्स तो चाहिए ना, तो f इंटू एक्स निकालना होगा। ये f की कॉलम है, ये x की कॉलम है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौके कितना हो गया 20, फिर 15 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना हो गया 105, तो ये हो जाएगा 105। फिर 25 बचे 125, ठीक है। फिर 35 8 कितना होगा 8 5 40 की 0 हासिल है 4, ठीक है। 8 24 4 28, 280। फिर यहाँ पे गुणा कर लीजिए 6 5 30 की 0 हासिल है 3, 6 24 3 27, 270, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिग्मा एफ चाहिए। ये सिग्मा एफ का मतलब हो गया कि बारंबारताओं का योगफल। तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा कितना होगा 6 4 10 और 18, 18 7 25 5 30 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। इसकी वैल्यू जब जोड़ेंगे इसको तो हम ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, ठीक। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना आता है 5 5 10 की 0 हासिल है 1, फिर 8 7 15 2 17 2 19 20 की 0 हासिल है कितना 2 2 2 4 2 6 और 2 हासिल था 8, तो 800 हो गया, ठीक। तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 800, सिग्मा एफ की वैल्यू हो जाएगी 30। तो 800 बटा 30 तो 0 0 कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80 बटा क्या 3। ऑप्शन में भिन्न में नहीं दिया है, दशमलव में दिया है, तो हम 80 में क्या करेंगे 3 से भाग करके देखेंगे। 3 दूना 6, 2 बचा 0, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचा दशमलव आएंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18, फिर वो लगभग ऐसे ही आता जाएगा 26.6666 आता जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 26.666 ऐसे जाएगा। तो 26.66 इसका हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, है ना। लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यहाँ ऑप्शन में लिखा है ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि 10 से 20, दूसरा लिखा है 20 से 30, फिर लिखा है 30 से 40, चौथा ऑप्शन है 40 से 50, ठीक। और यहाँ पे सारणी हमारा क्या है वर्ग अंतराल है और उसकी बारंबारता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर लिखा है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। उसकी बारंबारताएं दी हुई है, पहला है 8 6 11 18 और 6, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, है ना। तो एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम बनाएंगे बारंबारता का। पहले इसको लिख लेते हैं 0 से 10, ठीक। फिर अगला है 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और लास्ट है 40 से 50, ठीक। और इसकी बारंबारताओं को भी यहीं सामने लिख लेते हैं। बारंबारताएं कितनी है 8 6 11 और 18 और 6, ठीक। अब देखिए माध्यक वर्ग निकालना हो तो हम निकालते हैं इसकी संचयी बारंबारता, ठीक है। पहले तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे और बारंबारताओं का योगफल सिग्मा एफ पे निकालते हैं। पहले ये योगफल ही निकाल लेते हैं सिग्मा एफ, इसी को हम कैपिटल एन से भी शो कराते हैं, ठीक है। तो जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, देखिए 8 6 14 14 8 6 14 6 20 ना, 20 10 30 10 40 9 49, कितना आ गया 49 आ गया। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता जिसको हम लोग सी एफ बोलते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता, है ना, जो कि हमारा क्या है सी एफ है। ये कहाँ से आता है, हम इसी बारंबारताओं से ही लिखते हैं। 8 फिर 8 6 14, फिर 14 और 11 कितना हो गया 25, 25 10 35 8 43, है ना, 43 और 6 49। ये दोनों हमेशा सेम सेम होने चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद हम इनका n/2 निकालते हैं, ठीक है। n/2, n की वैल्यू 49 बटा 2 कितना हो जाएगा, 49 का आधा कितना हो जाएगा 24.5, ठीक। समझेगा 24.5। अब वो 24.5 को हम संचयी बारंबारता के किस कॉलम में मिलेगा हमें ये देखना होता है। तो 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है या जस्ट छोटा नंबर कौन है, इसी के अंदर ही होना चाहिए। देखिए इसका मतलब है कि 0 से 8 तक की वैल्यू हम पहले कॉलम में लेंगे, है ना। और फिर 9 से लेकर 14 तक हम इस कॉलम में लेंगे, फिर 14 के बाद 15 से, है ना, 15 से 25 तक हमारा इस कॉलम में आएगा वैल्यू। तो 15 से 25 के बीच में ही ये 24.5, इसका मतलब यही कॉलम हमारा क्या होगा माध्यिका वर्ग होगी, ठीक। तो ये माध्यिका वर्ग में क्या है 20 से 30 हमारा इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आज का ये क्वेश्चन लास्ट नंबर था। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग को ये आज का क्लास समझ में आया होगा, आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।